साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज की क्लास में हम एक मूट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन जो आप सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है। हम में से कई लोगों के पिताजी या भाई मर्डर केस में जो है इन्वॉल्व है और लंबे टाइम से या तो जेल में है या वो कन्विक्टेड हैं बाय द कंसर्न ट्रायल कोर्ट। अब बेसिकली अमूमन हर केस में यह देखा गया है कि जो मर्डर केस हैं वो बेस्ड हैं लगभग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केसेस में प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि उनके पास एक प्रॉपर चेन है, चेन प्रॉपरली कनेक्ट हो रही है और उस चेन से गिल्ट के अलावा और कोई हाइपोथेसिस ड्रॉ नहीं किया जा सकता। अगर चेन ब्रेकेज है या उसमें कोई डाउट है तो इस सिनेरियो में किसी भी रूप में अक्यूज़ को जो है दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कानून का जो अमूमन जो है इन केसेस में फॉलो किया जाता है। पर साथियों एक एडिशनल प्रॉब्लम भी जो है हमको आज देखनी होगी कि अगर अक्यूज़ ने बिफोर पुलिस जाकर कन्फेशन किया कि मैंने फला फला का मर्डर किया है तो उस कन्फेशन का क्या होगा। इसमें हम एक कंडीशन और जोड़ते हैं कि पुलिस के साथ साथ उसने ये कन्फेशन किया बिफोर हिज फैमिली मेम्बर या बिफोर हिज फ्रेंड या बिफोर हिज रिलेटिव, और वो कन्फेशन प्रॉपर रिकॉर्ड किया गया है या वो ओरल कन्फेशन है। तो उस स्नैरियो में जो कॉरोबरेटिंग एविडेंस है जिसने इसको सुना है तो उस स्नैरियो में अगर वो कन्फेशन रिकॉर्ड पर आता है तो उसका फेट क्या होगा। और तीसरी बात, इस तरह के मैटर्स में जहाँ पर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, तो मोटिव, लास्ट सीन थ्योरी के अलावा और कौन कौन से पैरामीटर हैं जिस पर प्रोसिक्यूशन को जो है काम करना होता है। तो साथियों आज का जो वीडियो है ये डिफेंस के एंगल से है क्योंकि मैं एक्विटल पॉइंट पर जो है सारी स्थितियों को जो है रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप नाम नोट कीजिए जजमेंट का, जहाँ से मैंने कंटेंट को जो है लिया है। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जिसका अपील नंबर है 622/2013। जजमेंट है कुशाल बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका का। इस केस में जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो इस प्रकार है कि जो कंसर्न अक्यूज्ड है उस पर ये चार्ज है कि वो 14/11/2002 को शराब जो है पिया हुआ था और इस अवस्था में जो है घर पे आया अपने बड़े भाई के, और वो कुछ बड़बड़ा रहा था अबाउट द मिसिंग इंसिडेंट ऑफ ऋतिक। अब ऋतिक कौन है? ये ऋतिक जो है उसके भाई का बेटा है जो PW1 है इस केस में, और यहाँ पर बच्चे के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुआ, इस बारे में कुछ कह रहा था। 14/11/2002 की जो रात थी उस दिन कोई भी बात उससे इस बारे में नहीं की गई क्योंकि जो उसका भाई था उसको लगा भाई ये शराब पिया हुआ तो उससे क्या बात करनी है, जिस कारण उसने उस दिन इस मैटर को जो है परसू नहीं करा। 15/11/2002 को मतलब नेक्स्ट डे जो PW1 है वो अपने दुकान पे गया और करीबन 12:30 बजे लौट गया, और PW1 उसकी माँ और उसकी वाइफ ने जब बच्चे के बारे में अक्यूज़ से पूछा तो अक्यूज़ ने बताया कि उसने ऋतिक का मर्डर कर दिया है और उसको कुएं में जो है फेंक दिया है। साथियों उसके बाद तुरंत ही ये जो अपीलांट है या अक्यूज़ड है उसको उसका भाई जो कि PW1 है मीन्स प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 उसको जो है नज़दीकी थाने पर ले गया, वहाँ पर कंप्लेंट फाइल हुई और अल्टीमेटली FIR जो है दर्ज हो गई। ये एक बेसिक सीन है जो इस केस में हुआ। साथियों जैसे ही मामला जो है थाने पे गया तो पुलिस ने जो है पूछताछ करी तो जो अक्यूज़ड है उसने कन्फेस किया कि हाँ मैंने बच्चे को मारा है और उसको कुएं में जो है फेंक दिया, और उसका ये स्टेटमेंट जो है वॉलंटरी स्टेटमेंट है, और इस तरह के स्टेटमेंट को हम कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जब भी कोई कन्फेशन बिफोर कोर्ट किया जाएगा तो उसे हम कहेंगे जुडिशियल कन्फेशन, और जब भी कोई कन्फेशन आउटसाइड कोर्ट किया जाएगा उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। और ये रिकॉर्ड किया PW16 जो कि इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी था, और उसी के इंस्टेंस के ऊपर जो है जो कंसर्न पुलिस थी वो कंसर्न जगह पे पहुंची जहां पर डेड बॉडी जो है रिकवर हुई, और उसके बाद जो है पंचनामा हुआ, उसके बाद जो है फर्दर प्रोसीडिंग्स हुई और अल्टीमेटली अक्यूज़ जो है वो चार्जशीट हुआ। मामले में अक्यूज़ को जो है बरी कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। मामला जो है हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने उसको जो है कन्वर्ट कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अक्यूज़ को जो है दोषमुक्त किया, और जो पॉइंट्स ट्रायल कोर्ट के थे उस पर काफ़ी एम्फेसाइज जो है किया गया। ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हर केस में अगर हम केस को जो है कंटेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे काफ़ी जो है काम आने वाले हैं। कोर्ट ने कहा कि देयर इज़ नो आई विटनेस टू सपोर्ट द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन, कि कोई भी आई विटनेस नहीं है इस केस को सपोर्ट करने के लिए, और केस जो है पूर्णतः बेस्ड है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे। एक बात आपको मैं नोट करा दूं, अगर किसी केस में डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और केस जो है मर्डर केस है तो इस सिनेरियो में अगर केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड है तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन का ये दायित्व है टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और कनेक्टिंग चेन जो है वो मिस नहीं होनी चाहिए, और डायरेक्ट एविडेंस से कहीं ज़्यादा गुना
बर्डन जो है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है इन केसेस को प्रूव करने का। तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कीजिएगा मर्डर केसेस में कि आई विटनेस आपके केस में है या नहीं है। अगर नहीं है तो यू आर हैविंग अ वेरी प्लस पॉइंट। नंबर 2, अगर केस जो है बिल्ड है ऑन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ऑफ द अक्यूज और डेड बॉडी जो है रिकवर हुई है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय द अक्यूज, तो इन दोनों के बीच जो है कनेक्टिंग चेन होनी चाहिए एज पर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। साथियों, कई बार क्या होता है कि जब अक्यूज कस्टडी में होता है तो उससे कुछ फैक्ट्स के बारे में पुलिस जो है इंटरोगेट कर सकती है। जब वो फैक्ट्स के बारे में इंटरोगेट करती है, कोई नया फैक्ट जो है डिस्कवर होता है, तो उस सिनेरियो में जो कनेक्टिंग फैक्ट्स है उसकी रिकवरी के लिए प्रोसीड किया जा सकता है। बट रिकवरी इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि वो दी गई सूचना पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दे। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मस्ट बी मैच्ड विद द फैक्टम ऑफ रिकवरी बट इन द लाइट ऑफ सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तीसरी बात है कि जो क्रेडिबिलिटी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसको दिया जा रहा है और किस सर्कमस्टेंसेस में दिया जा रहा है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है परिवादी का और इसके अलावा जो कंप्लेंट है वो आपस में ही डिफरेंट है, क्योंकि जो कंप्लेंट है उसमें जो कंसर्न PW1 है, मींस जो परिवादी है या अक्यूज का भाई है, उसने मेंशन किया है कि इसमें और भी को अक्यूज जो है इन्वॉल्व हैं, जबकि उसकी जो टेस्टिमनी हुई थी बिफोर द कंसर्न कोर्ट उसमें इस बारे में वो कम्प्लीटली साइलेंट था कि इसमें और भी को अक्यूज इन्वॉल्व है या नहीं है। तो कुल मिला के अगर इम्प्रोवाइजेशन किया जा रहा है फ्रॉम द बेसिक स्टोरी ऑफ द प्रोसिक्यूशन या अन्य जगह उसके बयान है उससे वो इम्प्रोवाइज कर रहा है, तो सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट की लाइट में अगर मिसमैच दिखाई देता है तो वहाँ पर इसका फ़ायदा प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट जो है अक्यूज को मिलेगा। बट आपका दायित्व क्या है कि इस बारे में क्वेश्चन पूछना और स्टैंड जो है क्लियर करना। क्लियर है, जितना आप कॉन्टेक्ट करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। अगर आपने चीफ के अगेंस्ट ये बातें क्रॉस में नहीं पूछी तो वो बातें जो है अपने ही खिलाफ जाने वाली है। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि PW1 जो है उसने कहा कि उसकी वाइफ और उसकी मदर जो है प्रेजेंट थी जब अक्यूज ने कन्फेशन दिया, पर दुर्भाग्य की बात क्या थी कि ना तो उसकी वाइफ और ना ही उसकी मदर जो है एग्जामिनेड हुई। तो ये इस केस के मटेरियल विटनेस से जो एग्जामिनेड नहीं हुए। PW1 ने डिपोज किया कि आफ्टर द कन्फेशन वॉज मेड बाय द अक्यूज, ये उसको जो है थाने ले गया और थाने पर उसने बताया कि इस केस में मेरे साथ साथ 2 अक्यूज भी इन्वॉल्व हैं, जबकि जो कंप्लेंट दी है उसने पुलिस थाने पे उसमें कोई भी मेंशन नहीं अक्यूज नंबर 3 के बारे में। यहाँ पर जो वेरिएशन था कि जो रिपोर्ट दी गई है थाने के ऊपर और जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, तो कोर्ट ने कहा कि दोनों ही बातों में अगर मिसमैच है तो वहाँ पर इसका फ़ायदा जो है अक्यूज को मिलेगा। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जो मल्टीपल वर्जन्स हैं उसमें जगह जगह जो है विरोधाभास आ रहा है, जबकि स्टेटमेंट अगर फाइल पर आ रहे हैं और उस बेसिस पर आप चाहते हो कि अक्यूज को दोषित किया जाए तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पिक्शन, उसमें कोई विरोधाभास नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पर ऐसा विरोधाभास जो है दिखाई दिया। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो अरेस्ट है अक्यूज का वो भी जो है विरोधाभासी है, क्योंकि PW1 ये कहता है कि ही टुक द अक्यूज द थाना आफ्टर डिस्क्लोजर, जबकि PW16 जो कि IO है वो ये कहता है कि जब कंप्लेंट जो है रजिस्टर हुई उसके बाद जो है उसको अरेस्ट किया गया फ्रॉम द हाउस। तो एक तरफ तो बात आ रही कि जब थाने ले गए तो रिपोर्ट होते ही उसको अरेस्ट कर लिया गया, दूसरी बात ये आ रही कि जब रिपोर्ट हुई थी तब उसके घर पर गए और अक्यूज को उसके घर से जो है अरेस्ट किया गया। तो कुल मिला के ये विरोधाभास भी काफ़ी फैटल था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई मेंशन नहीं है इंसिडेंट्स ऑफ अटरेंस ऑफ सर्टेन वर्ड्स बाय अक्यूज्ड ऑन 14/11/2002 इन द कंप्लेंट गिवन बाय PW1 ऑन द नेक्स्ट फॉलोइंग डे, कि जो भी इंसिडेंट था, जो भी उस समय अटरेंस हुआ, उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, ऐसा कोई भी स्थिति जो है 14/11/2002 की 15/11/2002 की रिपोर्ट में नहीं था। तो ऐसी स्थिति में कंक्लूजन लिया गया कि यहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए और इंप्रूवमेंट्स अगर मटेरियल है तो ये फेटल है फॉर द प्रोसिक्यूशन। PW1 ने कोई भी स्टेप नहीं लिए इन फर्दरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय PW5 कि उसने अपलांट को जो है बच्चे को ले जाते हुए देखा 3/11/2002 को। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन सप्लाई करी थी PW7 ने कि 10/11/2002 को बच्चे को आखिरी बार जो है इन्होंने देखा है विद PW1। तो कुल मिला के जो कॉन्डक्ट है परिवादी का वो नेचुरल नहीं है। आज किसी का बच्चा है या उसका मिलने वाला है, लंबे टाइम तक उससे दूर है, लंबे टाइम मीन्स 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए, और उसका वेयर अबाउट्स को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। कोई कह रहा है कि भाई वो मैंने जाते हुए देखा है उसको आपके भाई के साथ में, पर वो कोई इमीडिएट एक्शन नहीं ले रहा है, तो इस सिनेरियो में उसका जो कंडक्ट है वो डाउटफुल हो जाता है। तो इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि लास्ट सीन थ्योरी पर अगर हम काम कर रहे हैं तो लास्ट सीन थ्योरी होनी चाहिए प्रॉक्सिमेट। अगर रिमोट थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया आपने उसको तो वहाँ पर आपको ही फ़ायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर उसकी डेथ हुई है मान लीजिए 11 दिसंबर को और आखिरी बार साहब ने देखे क्या 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि उस बीच कई लोग जो है उस
विक्टिम से या डिक्की से मिले होंगे, तो वहाँ पर जो कॉज है वो हो गया रिमोट। तो कुल मिला के इस पॉइंट्स पर भी जो है आपको वेरिएशंस लेके आने पड़ेंगे। इसके अलावा जो विरोधाभास है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, रिकवरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इसके अलावा ये कहता है कि ऑर्नामेंट जो है बच्चे के पास में थे और ऑर्नामेंट निकाल के जो है कहीं और बेच दिए गए। तो कुल मिला के जो कनेक्टिंग एविडेंस है उसको साबित नहीं कर पाए, और जो बयान दे रहे थे वो मिसमैच थे, और सब्सटेंस जो है उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और लास्ट सीन थ्योरी को भी जो है सपोर्ट नहीं कर पाए। तो कुल मिला के कोर्ट ने जो है यहाँ पर सारी स्थितियों को फेटल मानते हुए अक्यूज को जो बरी करने के ऑर्डर दिए थे ट्रायल कोर्ट ने, उसको जो है रिस्टोर कर दिया। तो साथियों कुल मिला के ये जजमेंट जो है हमें एक बेसिक बात सिखाता है कि अगर मैटर बेस्ड है ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इन दैट सिनेरियो एंटायर चेन मस्ट बी कंप्लीट सो दैट वी कुड ड्रॉ द इन्फरेंस प्रॉपरली। अगर उसकी चेन प्रॉपर नहीं है, उसमें विरोधाभास है, चेन टूट रही है, और खासकर उसमें कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस जुड़े हुए हैं जो डाउटफुल हैं या सस्पेक्शन जो है क्रिएट कर रहे हैं, इन दैट सिनेरियो अक्यूज को जो है बरी करना होगा। वी कुड नॉट होल्ड अक्यूज गिल्ट on basis of such evidence which are based on mere surmises and conjecture, and if it is done the same result into failure of justice। तो कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ये ड्यूटी दी है प्रोसिक्यूशन को कि आप अपने केस को बियॉन्ड डाउट जो है साबित करेंगे एज पर सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर आप साबित नहीं कर पाते तो वहाँ पर इसका फ़ायदा जो है कंसर्न अक्यूज को मिल जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में हमने काफ़ी लर्न किया है, और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर कन्विक्शन के, उसको हमने समझा। तो साथियों जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।